आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो चाइना शॉक्स, क्या बात है। तो 2000 में हमने देखा था चाइना शॉक है क्या। ये देखो यार, चाइना के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं, समझ रहे हो। बहुत कम दामों में चाइना बल्क में बेच देता है दूसरे देशों को और वो खरीद भी लेते हैं। तो अमेरिका ने, आपको पता ही है कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा और इसीलिए अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ्स 100% टैरिफ लगा दिए। तो 59.3% जो है मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेज हुई थी 2001 से 2019, सिर्फ इसकी वजह से, चाइना शॉक की वजह से। क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है ये लोअर स्किल्ड वर्कर्स पे डिपेंडेंट थी, है ना। सिंपल सी बात है भाई। मान लीजिए जैसे कि अब मुझे अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो मैं थोड़ी ना इंजीनियर को लेके आऊंगा, मैं कहूंगा भाई कौन काम कर सकता है, कौन मेहनत कर, वो है, राइट। अब इसी वजह से ये जो ट्रेड शॉक हुआ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में डिक्लाइन हमको देखने को मिला, वेज रिडक्शन हर जगह देखने को मिला, राइट। तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब ये सेकेंड पार्ट इसका, चाइना शॉक 2.0, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइना शॉक दोबारा आ जाए। रियल एस्टेट सेक्टर में वीक कंज्यूमर डिमांड, ये सब हमको देखने को मिल रहा है। तो चाइना अपनी एक्सेस कैपेसिटी को एक्सपोर्ट करने वाला है, आप समझ रहे हो। लेबर ले लो, सस्ते दामों में ले लो। तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो है वो वर्कर्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को हार्म कर सकते हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स इनका इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रही हैं ताकि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑलरेडी 100% टैरिफ मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया, 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगा दिया, 50% सोलर सेल्स, 25% स्टील, एल्यूमिनियम, ईवी, अदर मिनरल्स पे। इंडिया और बाकी देशों ने भी एंटी सब्सिडी मेजर्स लिए हुए हैं। 30 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन चाइना पे चल रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो आप ये समझिए कि भारत का डिपेंडेंस चाइनीज इंपोर्ट्स पे बढ़ता ही जा रहा है। $100 बिलियन का हमारा ट्रेड, मतलब एक तरीके से हम मंगाते हैं चाइना से, और ये $60 बिलियन से $100 बिलियन हो गया है, 8 लाख करोड़ के करीब। और भारत, चाइना का जो शेयर है टोटल 21% से 30% तक ग्रो हुआ है इंडस्ट्रियल गुड्स में। तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि कंट्रीब्यूशन बिल्कुल स्टैग्नेंट ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाया है। लेकिन प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और बाकी और भी स्कीम लॉन्च की गई हैं जिससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। फोकस यही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाए, कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट किया जाए और जो स्ट्रक्चरल इशू है इसको एड्रेस किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, भैया MPC, हर अब रिव्यू आने वाला है, 3-3 महीने पे रिव्यू निकालते हैं ये, मतलब एक तरीके से जो है वो बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो अक्टूबर 7 और 9 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये जो है कंस्टिट्यूट हो रही है और इसमें 3 नए मेंबर्स जो हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स जो हैं वो होंगे, जिसमें राम सिंह, स्वागत भट्टाचार्य और नागेश कुमार हैं। 4 साल का दोनों का टर्म होगा। RBI गवर्नर तो है ही है, चलो बता दो कमेंट बॉक्स में कौन है, बहुत आसान सा सवाल है। इसमें डेप्यूटी गवर्नर और RBI ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड एंड RBI गवर्नर, ठीक है। तो क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी भाई, जाहिर सी बात है, कमेटी बताती है कि कितने रेट्स होने चाहिए। इंटरेस्ट रेट को तय करती है, पैसे को तय करती है, पैसा कितना होगा, महंगाई घटेगी बढ़ेगी, ये सब हमारा RBI देखता है। तो आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, SLR हो गया, CRR हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जितनी भी चीज़ें सब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो तय करती है। और उसके बाद फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। कमेटी रिकमेंडेशन देती है फिर कौन सी चीज़ें लागू करनी, कौन सी चीज़ें नहीं लागू करनी है। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। RBI की वही कहता ना कि 2% से कम नहीं, 6% से ज़्यादा नहीं, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई। तो लॉन्ग टर्म टारगेट यही है कि 4% सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अभी भारत का 7.5% से ऊपर चला गया, उसको घटा के अभी वही 5.5% के करीब लेके आए हैं। तो अभी रेपो रेट जो है, क्या होता है रेपो रेट, बैंक, ये वो रेट होता है, रीपरचेजिंग रेट जिसको बोलते हैं, जो RBI देता है। आप बैंक पैसा लेते हैं RBI से और इसी रेट पे, ये इस पर्टिकुलर रेट पे RBI बैंकों को पैसा देता है, ठीक है। तो 6.5% है, 10th कंसेक्यूटिव टाइम, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो इस समय थोड़ा सा हमारा क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं चल रही है, हम थोड़ा पैसा खींच रहे हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी समय चल रही है।
तो वही है, अब नए मेंबर्स आएंगे, अब देखेंगे नए पर्सपेक्टिव क्या होता है। वेस्ट एशिया में क्राइसिस है भाई, आपको पता ही है, मैं डेली लेक्चर्स ले रहा हूँ। इसराइल पे दनादन ईरान में मिसाइल मार दी, बहुत ज़्यादा टेंशन है। एस जयशंकर एंटनी ब्लिंकन से मिले, जेक सुलिवन से मिले, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वही बोला है कि भैया देखिए थोड़ा ध्यान दें ईरान। और ये आप देख सकते हो कि जो ईरान है और इजराइल है बहुत दिक्कत कर रहा है, दोनों आपस में भिड़ गए हैं। इजराइल जो है वो उसने हिजबुल्लाह को मारा, ईरान कूद गया। अब सबसे बड़ी बात क्या, इजराइल ईरान पे वापस हमला करेगा, देखना पड़ेगा। तो भारत भाई, क्योंकि हमारा 80% कारोबार एनर्जी का यहीं से होता है, 90 लाख लोग यहाँ पूरे गल्फ रीजन में काम करते हैं मेरे भाई, रेमिटेंसेस अच्छे खासे आते हैं, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से भारत का स्टेक बहुत है, 10 से 15 हज़ार जो है वो ईरान में रहते हैं और 18 हज़ार के करीब इजराइल में रहते हैं भारतीय। और अगर यहाँ पे कुछ डिसरप्शन हुआ तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, मतलब महंगाई। तो इसीलिए कंसर्न तो है ही है। तो वही भारत बोल रहा है कि भैया बातचीत करके निपटाओ, लेकिन बातचीत क्या, इजराइल यूनाइटेड नेशन की नहीं सुन रहा। यूनाइटेड नेशन के चीफ को बोला कि जहाँ मिले इसको जेल में डाल दो, तुम्हारी क्या सुने। ट्रैवल एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इशू की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अभी रोश हाशाना हुआ, तो बोला कि देखिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अभी आपका ये हम इसको कहते हैं, मतलब हम आपको देते हैं कि आपके जो रीजन है पूरा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रहे यहाँ पे। तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड हो गया तो हो गया काम। तो भारत वही कह रहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट इस पे ज़रूरी है। गाज़ा में 40,000 से ऊपर लोग मर गए हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिकॉशंस इंडिया नेशनल भी इजराइल में प्रिकॉशंस बरते, राइट। साउथ ईस्ट एशिया भाई बहुत दिक्कत की बात है, 67 नेशनल्स ट्रैप्ड हैं। कंबोडिया में, ये भी मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है, फिनोमेन, ये जो कैपिटल है कंबोडिया की, यहाँ पे परेशान है 67 इंडियन नेशनल, और इनकी ऐसी कहानी है ना, आपकी रूह कांप जाएगी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं, कंबोडियन पुलिस ने ऑपरेशन 22 सितंबर को लॉन्च किया था, 67 इंडियंस को फ्री किया गया। अब उनका रिपैट्रिएशन प्रोसेस जो है यही है कि यहाँ पे दलाल होते हैं, एजेंट, इनको बोलते हैं कि चलो वहाँ पे जॉब करो, बहुत पैसा देंगे, वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे इनको पकड़ लिया जाता है और मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, पासपोर्ट वासपोर्ट छीन लिया जाता है, बोलता है हमारे लिए काम करो। क्या काम होता है पता है? साइबर स्कैम करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, ये काम होता है। और नहीं अगर ये करते तो मारा जाता है। और ऐसे काफी इंडियंस 400 के करीब है, तो 67 निकाल लिए गए। तो 15 नेशनल्स आए 30 सितंबर और 24 1 अक्टूबर को, और बाकी 28 और आएंगे। लेकिन और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं, काफी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, सब। तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। दिसंबर 2022 में राउरकेला पुलिस ने पहली बार एक्सपोज किया था, जब ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जब देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एम्बेसी ने हेल्पलाइन भी दी हुई है। अभी तक 1000 इंडियंस नेशनल्स को इन्होंने वापस लेके आए हैं ये, ठीक है। 770 जो है 2024 में अकेले रेस्क्यू किए गए थे। 5000 इंडियन जो हैं ये अभी इस जॉब स्कैम में फॉल कर चुके हैं। तो देखना पड़ेगा भाई। बाकी ये लेक्चर्स थे, 10,000 MCQ का कोर्स लाइव है, इसको आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।